जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम प्लेटफॉर्म की बुक के ओनली फॉर मैथ्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। किसके? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो हमारे प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनके, ठीक है ना। हम 149 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से 150 क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। आज से सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का पेपर है शिफ्ट 1 का, उसके क्वेश्चन पेपर को करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, यानी 149 तक हम प्लेटफॉर्म की बुक के क्वेश्चन कर चुके हैं। 150 से आज हम शुरुआत करेंगे, जो कि इस डेट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ। तो बेटा हम धीरे धीरे करके सारी इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक वीडियो को आप आगे तक देखते रहें और पीछे जिसने भी नहीं देखा है आप एक बार उनको देख लें, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है भाई? ओके है ना बेटा। 150 क्वेश्चन आज से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा 150 क्वेश्चन, ठीक है, उससे हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो बेटा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3 है तो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे ही कर लेते आप। देखो भाई इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा? 3 आने वाला है। क्या आने वाला है? 3, ठीक है ना। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ फिक्स है, आप तुम याद भी रख सकते हो। बाकी देखो बेटा करेंगे कैसे। देखो या तो आप इसे वैल्यू पुटिंग के सवाल से कर लो, यानी वैल्यू पुट करके फिर देख लो। थीटा की वैल्यू रख लो भाई, सही है ना। ऐसी वैल्यू रखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू की, इसको सोल्व करूँ तो 3 आ जाए। क्लियर है ना। एक काम ये कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर इसमें दिक्कत आ रही है आपको तो आप एक काम ये कर सकते हो कि मैं इसी सवाल को, आपको ये वैल्यू दे रखी है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। बताओ, आप बताओ यहाँ पे सेक स्क्वायर देखो एक बार, है ना, समझो। सेक स्क्वायर थीटा क्या ले लेते हैं? कॉमन। अगर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बताओ भाई अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा ही बचेगा। 2 बाहर आ गए, 2 अंदर बच जाएगा। माइनस या सेक स्क्वायर में बाहर ले ही चुका तो यहाँ पे बेटा 1 ही आएगा। बराबर कितना है बताओ? 3। क्लियर है क्या? बोलो भाई, सही है ना यहाँ तक? ठीक है भाई। अब आप एक चीज बता दीजिए मुझे, सेक स्क्वायर थीटा -1 बेटा tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है क्या? बोलो क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है? नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं ना। ऐसे ही बताओ सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या नहीं रख सकते? क्या हम ऐसे नहीं रख सकते? 1 + tan स्क्वायर थीटा है भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हम एक चीज जानते हैं बेटा, आप एक सबस्वामी का जानते हो। क्या जानते हो आप? ये जानते हो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो -tan स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस का नहीं हो जाएगा क्या? तो बताओ आप, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगा? नहीं आएगा? बोलो भाई एक बार, सही है नहीं है? तो बताओ ना आप, सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हो आप? भाई हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे इस तरह फॉर्म में चाहिए, इसको मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। और इस फॉर्म में चेंज हो रहा है ये, तो सेक को मैंने tan में चेंज कर लिया क्योंकि हमें tan में चाहिए आंसर। और इस सेक स्क्वायर थीटा -1 है, इसकी जगह हम tan स्क्वायर रख सकते हैं। आप देख लो ना, ये बताओ ये सेक स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा क्या? बोलो, ठीक है नहीं है? बोलो ना। और ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये पहले भाई यहाँ tan स्क्वायर को इधर लिया और 1 को इधर लेके आ जाओ, समझ में आया ना। तो ये tan प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा? तो अब वही आपसे कह रहे हैं, इसकी जगह हम tan स्क्वायर रख सकते हैं और इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है भाई। अब आप एक बात बता दीजिए, मैं इसको अंदर वापस गुणा कर दूं कि इसको अंदर गुणा कर दूं? तो बोलो tan स्क्वायर थीटा आएगा? नहीं आएगा? यहाँ पे प्लस मैं tan स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो tan की पावर 4 आएगा? नहीं आएगा? tan पावर 4 थीटा। बोलो भाई, क्लियर है ना? सही है कि? बोलो है या नहीं है? और इधर बराबर में क्या चल रहा है बेटा? 3 चल रहा है। बोलो चलना है? चल रहा है? नहीं चल रहा है? बराबर में 3 चलता ही रहेगा। तो मुझे आप एक चीज बता दीजिए, यही आपको नहीं चाहिए क्या? बताओ भाई, आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू ही तो चाहिए, जो कितनी आ गई बताओ? 3 आ गई। यही हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया नहीं आया? इसलिए मैं कह रहा था कि इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 ही होगी। कुछ सवाल फिक्स है वो आप याद रख भी सकते हो, बाकी मैंने आपको करके बता दिए, या फिर आप वैल्यू पुट करके
ऐसा लाने की कोशिश करोगे कि इधर 3 है तो थीटा का मान ऐसा रखो कि 3 बन जाए। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। तो बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो? ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको याद होंगी पहले से ना, सर समीकरण बेटा याद कर लेना है ना। क्लियर है? आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, और उतार लेना है ना। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं ना। हाँ, तो वीडियो को पॉज करके फिर रोक के आप वीडियो को फिर उतार लेना। अगर नोट्स बना रहे हो आप तो, यानी आप लिख रहे हो क्वेश्चनों को, तो आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। हाँ, बाकी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार पुनः देख लो बेटा। 151 क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। 151 क्वेश्चन देखो, 151 क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो एक बार। ये कह रहा है किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सियों में कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता। भाई देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं। आप बताओ, लोग बैठे 9/13 पर है, बैठे 9/13 भाग पर, 9/13 भाग पर बैठे हैं, सही है नहीं है? तो मुझे एक बात बता सकते हो, 9/13 पर बैठे हैं तो खाली कुर्सियां कितनी हैं? भाई आप बताओ, खाली कुर्सियां 4/13 नहीं बची क्या? भाई 13 में से 9 पर बैठे हैं तो 4 ही तो शेष बची, 4/13 पर बैठे हैं नहीं बैठे? ये चीज समझ में आ रही है भाई आपके? बोलो भाई, क्लियर है क्या चीज? सही है क्या? ठीक है ना। वो आपसे कह रहा है बैठे 9/13 पर, तो 9/13 पर बैठे हैं तो खाली कितनी बची? 4/13। 13 टोटल बताता है, ये 9 है, तो 13 में से 9 पर बैठे हैं तो 4 क्या है? खाली है। किसने में से? 13 में से। सही है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। नेक्स्ट देख लो, आप 4/13 पर क्या है बताओ? वो बैठे हुए हैं। अब आपसे वो सवाल में एक आगे और कह रहा है, देखो 9/13 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। शेष लोग क्या हैं? खड़े हैं। तो बताओ, यदि खाली 28 खाली कुर्सियां हैं तो आप बताओ ना, यहाँ पे मैंने खाली कुर्सियां निकाल ली, सही है ना। और तुमसे सवाल के अकॉर्डिंग भी कह रहा है कि खाली कुर्सियां हैं कितनी? 28 है। तो बोलो ये दोनों बराबर हो सकती नहीं हो सकती? तो मैं कह सकता हूं ना कि 4/13 बराबर होगा किसके? 28 के। बोलो होगा नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये 4/13 यहां से निकल के आया खाली, और खाली सवाल में आपको लैंग्वेज दे ही रखी है, ये भी खाली है ये भी खाली, बराबर हो सकता है। तो बोलो 4 से काटो तो 4 7 28, 13 भाग में इधर आया गुणा हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू बेटा 91 नहीं आ गई क्या? यानी कि टोटल कुर्सियां हैं भैया 91, 91। बोलो यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। कुल कुर्सियां कितनी है? 91 कुर्सियां हैं। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब आप एक बार सवाल एक बार फिर देख लीजिए। अच्छा, कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता, ये आपको निकालना है, सही है ना। अब आप एक बात बता दीजिए मुझे, क्या कि भाई 7/9 भाग पर, देखो शुरू में एक लाइन है, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से, लोगों में से मैं मान लेता हूं, माना व्यक्तियों की संख्या, माना व्यक्तियों की संख्या यानी लोगों की संख्या कितनी है बेटा? x है। कितनी है? x है। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। व्यक्तियों की संख्या कितनी मान ली अपन ने? x मान ली। कितनी मान ली भाई? x। आपको दिख तो रहा है ना? ठीक है भाई, है ना। माना व्यक्तियों की संख्या कितनी है? x है। अब वो इसमें से कह रहा है लोगों में से 7/9, तो 7/9 बेटा x का 7/9 निकाल लीजिए, x का 7/9, तो 7/9 x हो गया, का मतलब गुणा हो गया, सही है ना। तो ये तुम्हारा जो उपलब्ध है 7/9 है, तुम्हारा जो उपलब्ध है वो है कितना? अब तुम्हें सवाल में क्या दे रखा है? 7/9 कुर्सियां हैं भाई, ठीक है। तो 91 9/13 भाग पर बैठे हैं, तो 9/13 भाग पर ये व्यक्ति बैठे हैं, तो तुम बताओ टोटल कुर्सियां कितनी है? 91। इसका 9/13 निकाल लो, इसका 9/13 भाग, बोलो ये बराबर आएगा नहीं आएगा? ठीक है ना। अब कर लो आप, 13 7 91, बोलो सही है। 7 से 7 ये कैंसिल, तो ये 9 इधर आया तो 9 को 9 से गुणा करो, 81, 9 नाम 81, तो बोले ये आया बेटा 81। कितने व्यक्ति आगे बताओ? 81 हैं। तो तुम बताओ 81 लोग तो क्या है बताओ? बैठे हैं। 81 लोग क्या है? बैठे हैं। और टोटल कुर्सियां कितनी है? 91 बेटा। कितनी है? 91। तो आपसे यही कह रहा है कि खाली कुर्सियां कितनी बची? तो 91 कुर्सियां, 81 लोग हैं, तो बेटा खाली कुर्सियां कितनी बची है? खाली कुर्सियां कितनी बची? तो खाली कुर्सियां हो जाएंगी 10। कितनी हो जाएंगी बेटा? 10। यही आंसर है। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई एक बार, सही है ना। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए आप,
मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सियां हैं तो कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता? सही है ना, हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता तो कुर्सियां कितनी खाली रहती, ये आपको निकालना है। एक बार मैं पुनः बता रहा हूं कि 9/13 भाग पर बैठे हैं तो कितने पर नहीं बैठे? 4/13 पर नहीं बैठे। सही है ना, क्योंकि 13 टोटल है, 9 पर बैठे हैं तो 4 पर नहीं बैठे, 4/13 खाली है। सही है, और सवाल में 4/13 खाली है तो सवाल में यानी एक कंप्लीट वैल्यू दे रहा कि आपको कि 28 कुर्सियां खाली है। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये भी खाली है, ये भी खाली है। सही है ना, ये हमने निकाला, ये सवाल के अकॉर्डिंग दे रखा है। दोनों चीजें बराबर होंगी नहीं होंगी? तो हमने एक की वैल्यू निकाली, 91 आया, तो 91 कुर्सियां टोटल है भाई। उसमें एक की वैल्यू का मतलब 100% वैल्यू, तो 91 कुर्सियां बेटा क्या है? टोटल है। ठीक है भाई। अब आपसे सवाल में कह रहा है, मैंने मान लिया व्यक्तियों की संख्या x लोग हैं टोटल, कितने x, तो 7/9 वो कह ही रहा है, तो x का 7/9 निकाल लिया अपन ने। तो x का 7/9 ये है, तो तुम मतलब 91 का कितना निकाल लो? 9/13 निकाल लो, क्योंकि 9/13 भाग पर क्या है? बैठे हुए हैं। तो देखो टोटल कुर्सियां 91 में से 9/13 पर बैठे हैं, तो 9/13 मैंने ये निकाल लिया। समझ में आया नहीं आया? बोलो सही है ना। और लोग टोटल कितने? x का 7/9 निकालो, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 81। तो 91 तो कुर्सियां हैं, 81 लोग हैं, तो कितनी कुर्सियां खाली है? 10 कुर्सियां खाली है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है ना, हाँ क्लियर है भाई। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना। उतार चलो, देखते चलो बेटा ना। समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार आप लिख देना कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। ठीक है, हाँ क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर एक बार दोबारा देखना है ना। 152 क्वेश्चन देखो, 152 152 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे? ठीक है ना, 40% क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। देखो बेटा 40% कम कर दी जाए तो ये आपका सीधा सा बन गया। 40% कम कर दी जाए तो 100 में 40 गया 60 आया, गुणा कितना कर दिया बताओ? 100। बोलो आप जानते नहीं जानते इसको? 2 दूनी 4, 2 तिया कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। बोलो, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, तो 2/3 का मतलब बोलो बेटा 66 सही 2/3% नहीं आएगा क्या? समझ में आया नहीं आया? तो ये अपना आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3 अपना आंसर हो जाएगा। ये कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, हाँ क्लियर है। नहीं आया? अरे फिर या फिर ऐसे करते आप इसको, या फिर आप ऐसे कर लेते, नहीं आया समझ में तो, कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 नहीं आएगी क्या? अब तुम कहो ये भी नहीं आता। अरे 40% हटाऊंगा 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 ही तो बनता है फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब समझ गए? ये बताओ टोटल मान है हमारी, ये आय है, आय में से खर्चा कितना है? 2 का है, तो बचा कितने लिए? 3। जब मेरी आय 5 है तो बचत कितनी है बताओ? 3 की है। बोलो समझ में आया नहीं आया? सही है ना, लेकिन आपको खर्चा अगर अपरिवर्तित रखना है तो बचत तो कितने की है? 3 है, तो खर्चा कितना है बेटा? 5। बोलो समझ में आया नहीं आया? भाई यही तो कह रहा है आपको सवाल में। आप सवाल में कह रहा है कि यदि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि आय क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। भाई मैंने खपत में वृद्धि कर दी, सही है नहीं है? अब बताओ ना, 3 से कितने की वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। तो 2 की वृद्धि हुई किस पर है? 3 पर हुई है, और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, वही आ गया 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। या आप ऐसे करते भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या? क्लियर है? आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, है ना, और या फिर आप साथ साथ उतारते चलो, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना, फिर देख लेना, है ना। मैं आगे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153 क्वेश्चन देखो, 153 क्वेश्चन देखते हैं। 153 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख बेटा ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ गया आपका। 3 साल में 5000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?
यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 2% है। भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए जिसमें कुल धन मतलब आपको पूरा प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये। कितना दे रखा है बेटा? 5,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है ना। टाइम कितना है? 3 वर्ष है। टाइम कितना है? 3 वर्ष है। 3 वर्ष आपको टाइम दे रखा है। रेट परसेंट अलग अलग दे रखी है प्रत्येक साल। पहले साल के लिए रेट परसेंट कितनी है? 4 है, फिर 3 है, फिर कितनी है? 2 है। पहले 4% है, फिर 3% है, और उसके बाद तीसरे साल के लिए कितने परसेंट है? 2% है ना। या तो आप बेसिक तरीके से ही कर लीजिए, भाई आपको पता है सही है नहीं ब्याज चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है, प्रिंसिपल गुणा है ना 100 प्लस रेट बटा 100 की पावर क्या है? टाइम। बोलो है या नहीं है? सही है ना। लेकिन आज रेट अलग अलग है, अलग अलग है, तो तुम बताओ इसे मैं R1 मान लेता हूँ, ठीक है। फिर तुम करोगे 100 प्लस R2, ये दूसरे साल के लिए करोगे, है ना। टाइम हो गया तुम्हारा दूसरे साल का, ठीक है। और तीसरे साल के लिए करोगे 100 प्लस R3 बटा 100। बेटा इसमें वैल्यू रखो, कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा बेटा क्या? अमाउंट। क्या हो जाएगा? ये अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा ये, ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा। और इस अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट, तो अपना क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये हमारा मिश्र धन आएगा। क्या आएगा बेटा? मिश्र धन आएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर है भाई? हाँ, तो ये मिश्र धन आएगा। मिश्र धन में से हम अमाउंट वो प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, मूलधन माइनस कर देंगे, ब्याज आ जाएगा। एक तरीका ये है आपका, तुम ऐसे भी कर सकते थे, करना चाहो तो 5,000 गुणा 100 प्लस R कितनी है? 4 है, तो बेटा मैं कह सकता हूँ 104 बटा 100, फिर 103 बटा 100, है ना। और ये हो जाएगा 102 बटा 100। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। अगर मैं इसे ऑप्शन से देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, ऑप्शन से देखना चाहो तो। बाकी आप थोड़ा सा एक बार ये काम करो, ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। ये तो बेसिक तरीका हो गया आपका, ठीक है ना, क्लियर है। ये तो बेसिक तरीका हो गया, आप काटा पीटी कर ही लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाएगा। फिर माइनस का कर देंगे, मूलधन कर देंगे, करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो है इसमें, ठीक है। या फिर आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो कि 5,000 रुपये है। अब समझना बेटा ध्यान से, ठीक है ना। 5,000 रुपये मुझे ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना। अमाउंट मत निकालो। फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 5,000 का 4% तो 1 है, 3 साल के लिए दिया है ना, 1 पर 3% है। और तीसरे साल के लिए कितने परसेंट है बेटा? 2% है। ये 3 साल हो गए आपके। कितने साल हो गए? 3 साल। सही है नहीं है? बोलो भाई। अगर मैं इस 5,000 का 4% निकालूं तो बेटा 200 नहीं बनता है क्या? 5,000 का 4% 200। सही है। परसेंट लाओगे 100 नीचे आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौके 20। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? आप ऐसे ही तो करने वाले बेटा। 5,000 का 4% निकाल लो, 4% ब्याज देना है तो 50 है, 50 को 4 से गुणा 200। ये क्लियर है। ऐसे 5,000 का 3% निकालो तो बेटा 150 नहीं बनता है क्या? बोलो बिल्कुल बनता है। और 5,000 का 200 निकालेंगे, सॉरी 2% निकालेंगे तो बोलो 100 रुपये बनता है नहीं बनता? भाई बिल्कुल। ब्याज निकाल रहे हैं बेटा, हम ब्याज निकाल रहे हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे का है, तीसरे साल का है, लेकिन ये साधारण ब्याज है। कि कौन सा ब्याज बेटा? साधारण है। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो बताइए पहले साल का मैंने, देखो दोबारा सुनना बेटा, ध्यान सुनना, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कि 5,000 का 4% निकालो, 200 आ गया। पहले साल की बात हो गई, क्लियर है। 200 रुपये ब्याज बन जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे पता है जब मैं दूसरे साल हिसाब करूंगा तो 5,000 धन है, इस पर 3% ब्याज ले रहा है वो, तो 5,000 का 3% 150 बन गया। ठीक है भाई, 150 बन गया। लेकिन तुम यहीं पर नहीं करके हिसाब करके वापस आ नहीं सकते। वो आपसे ये कहेगा यार ऐसे कैसे भाई गुरुजी, आप बताओ मुझे 200 रुपये आपके पहले साल का ब्याज और बन रहा था 200 रुपये, उस पर भी ब्याज दीजिए मुझे। सही है ना, 200 रुपये पर भी क्या दीजिए? ब्याज दीजिए। तो तुम बताओ इस 200 पर ब्याज नहीं लेगा क्या दूसरे साल? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज का ब्याज लेना। तो पहले साल आपने मूलधन पर ब्याज ले लिया, 200 रुपये बन गया, सही है। लेकिन जब दूसरे साल हिसाब कर रहे हो तो मूलधन पर ब्याज 3% ले लेगा, 150 रुपये बन गया, ये आपको मिल गए 150। लेकिन आपसे वो ये और कहेगा भी गुरुजी मूलधन पर तो ब्याज आपने 3% दे दिया, लेकिन पिछले साल 200 रुपये ब्याज के और बने, तो उसका और ब्याज दो मुझे। तो उसका ब्याज बताओ आप 3% नहीं लोगे क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? जब तुम इस पर 3% लोगे तो बेटा 6 रुपये नहीं बनेगा क्या? बोलो कितना बनेगा? 6 रुपये नहीं बनेगा क्या? बोलो भाई कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, है ना। सही है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं कि तुम 200 का 3% निकालोगे नहीं निकालोगे, इस साल तुम
पिछले साल की बात नहीं करो कि पिछले साल ब्याज 200 बना था, उसका तो ब्याज दे दीजिए, धन का तो आपने ब्याज दे दिया, सही है नहीं है, आप ब्याज का तो ब्याज दे दीजिए। तो ब्याज का मैंने 3% निकाल लिया, 6 रुपये ब्याज बन गया, 6 रुपये वो मिलेंगे, धन पर मुझे ये मिलेंगे, ये ब्याज का ब्याज मिलेगा। यहाँ क्लियर हो गए, 2 साल के हिसाब कंप्लीट, ठीक है भाई। लेकिन हमसे पूछ रहा है 3 साल का, तो देखो भाई तीसरे साल मैंने धन पर ले लिया 100 रुपये ब्याज, 5000 का 2% निकाल लिया, ये तो मेरा धन पर ब्याज हो गया। अब मैं बताऊं, अब तुम बताओ इससे पहले, अब तुम इस पर और इस पर ब्याज लोगे नहीं लोगे? तो तीनों पर तुम ब्याज लोगे नहीं लोगे, कितना परसेंट लोगे बेटा? 2%। कितना परसेंट? 2%। ये धन पर तो मैंने ले लिया 100 रुपये, लेकिन इससे पहले तुम कितने ब्याज दे चुके? 1 2 3 दे चुके, तीनों का ब्याज लेगा वो, आपको 2% लेगा। कितना परसेंट लेगा? 2%। समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो आप ऐसे कर सकते हो, 200 300 और 50 356। तो बेटा 356 का 356 का 2% निकाल लो, कितना बनता है? तो 356 का 2% निकाल लो तो ये 100 आ गया, सही है। गुणा कर लो, 2 6 की 12, 2 पंजे 10 और 11 हासिल हो जाएगी ना, 3 दूनी 6 1 7 और 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 7.12 रुपए। ये तुम्हारा ब्याज बनेगा बेटा, इसका ब्याज का ब्याज। समझ में आया नहीं आया? बोलो, क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा बेटा ब्याज बन जाएगा 2%, ठीक है। इतना ब्याज, टोटल ब्याज पूछ रहा था, बस हो गया आपका काम, टोटल पूछ रहा है तो जोड़ लो, 200 300 400 450। बोलो, अरे बोलो भाई, 450 हुआ नहीं हुआ? 450 तो ये हो गया, और 6 और 6 12 13 और जोड़ दो तो ये हो गया 463.12 रुपए। ये बेटा आंसर है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? भगवान जाने आप क्या आया नहीं आया, बताओ भाई। क्लियर है ना? सही है, आगे होगा 463.12 रुपए आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर में देख लेता हूं, ऑप्शन आपका है बेटा डी। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर है क्या? बताओ भाई। ठीक है ना? बेस्ट तरीका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ आपके समझ में आए? या बेटा आप ऐसे कैलकुलेशन करके फिर निकालो किसी चीज को, ये अमाउंट आएगा, ध्यान रखना, मिश्रधन आएगा। सही है, मुझे ब्याज चाहिए तो मिश्रधन में से मैं मूलधन घटाऊंगा तो ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। एक बार पुनः बताता हूं मैं, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। मैंने पहले साल का 5000 का 4%, पहले साल पर 4% ब्याज है, दूसरे साल 3% ब्याज है, तीसरे साल 2%, अलग अलग ब्याज दर है। तो तुम बताओ यहाँ पे 5000 का 4% 200 रुपये बना नहीं बना? 5000 का 4% कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, आप जानते हो, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपये बन गया। जब दूसरे साल हिसाब करोगे तो 5000 का 3% 150 बन गया। लेकिन तुम छोड़ के नहीं आ सकते, अभी तुमसे वही कहेगा भाई गुरुजी 5000 धन पर तो ब्याज आपने दे दिया है, लेकिन मुझे पिछले साल आपने 200 रुपये ब्याज बना था, उसका ब्याज और दो, क्योंकि अपनी शर्त है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो इसका बताओ 3% ब्याज है, 3% ब्याज इस पर लेगा तो 3% 200 का 3% 6 बनेगा। ये क्लियर, 2 साल के हिसाब कंप्लीट हो चुका। अब तीसरे साल हिसाब करोगे तो 5000 का 2% लोगे तो 100, ये ब्याज 100 रुपये बन गया, धन का ब्याज है ये तो। लेकिन अब इससे पहले तुम 3 ब्याज दे चुके, 1 2 3 ब्याज दे चुके। इन 3 ब्याज कितना दे चुके? 200 रुपये दे चुके, 356 रुपये दे चुके। तो 356 का 2% निकालो, कितना ब्याज बनेगा? तो वो बनेगा बेटा 7.12। सही है ना? सही है। अब बस इनको जोड़ लो सबको। अगर मैंने सबको जोड़ा 200 300 400 450 और 7 6 13, सही है ना? तो बोलो कितना आ गया? 463.12, यानी 463 रुपये 12 पैसे। बताओ भाई, कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा यही अपना आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, ये अपना आंसर है। ठीक है ना? इससे बेस्ट तरीका आपको भाई नहीं बता सकते। ठीक है ना? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अलग अलग दर दे दे, तो या तो आप बेटे इस फॉर्मूले से करोगे सवाल को, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, हाँ। तो आप वीडियो को बेटे एक बार फिर, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर देख लेना, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 154 क्वेश्चन। 154 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है 154 क्वेश्चन। अच्छा जी, ये कह रहा है बेटा, देखना, ध्यान सुनना सवाल मैं क्या बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। मतलब बेटा मैं लिख लेता हूँ साथ साथ कि 480 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, मतलब कुल दूरी बेटा 480 किलोमीटर है। समझ में आया नहीं? 480 किलोमीटर टोटल है, और कुल समय दे रखा है आपको, टोटल समय है, कुल समय है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 4 घंटे है। सही है नहीं है? तो 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। अब आगे पढ़ रहा हूँ।
जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज से तय करता है ना, और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। बहुत बढ़िया बात है, कुछ यात्रा तो किससे तय की है, हवाई जहाज से, कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता, है ना। तो रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता, तो अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। बोलो, 2 घंटे पहले पहुंच जाता। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी का पता कीजिए। आप एक बात बता दीजिए, देखो बेटा ध्यान सुनना, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है ना। आपके पास 2 तरीके हैं यात्रा तय करने के, 2 तरीके हैं। एक तो आप किससे जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो, है ना, हवाई जहाज, और एक आपने रेलगाड़ी ले सकते हो। क्या ले सकते हो बेटा, रेलगाड़ी। ठीक है, स्पष्ट कह रहा है आपसे कि अगर आप पूरी डिस्टेंस को हवाई जहाज से तय करते हो, हवाई जहाज से 480 किलोमीटर केवल आप हवाई जहाज से चलते हो, तो आपको 2 घंटे कम लगते हैं। देखो सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है, सवाल में कह रहा है वो, ठीक है ना। तो यानी कि अगर पूरी यात्रा किससे तय की जाए, हवाई जहाज से तय की जाए, तो तुम बताओ उसे 2 घंटे ही तो लगेंगे पहुंचने में। भाई ये बताओ ना, 2 घंटे नहीं लगेंगे किस दूरी को तय करने में। क्यों भाई, ये 2 घंटे कहां से आ गए? अरे 2 घंटे, तुम्हें पता टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे तो तब लगता है जब हवाई जहाज और रेलगाड़ी से जाऊं। लेकिन अगर मान लो मैं इस पूरी यात्रा को ही किससे तय करूं, हवाई जहाज से तय करूं, तो 2 घंटे कम लगते हैं। भाई पहले 4 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे कम लगते हैं, तो 2 मैंने माइनस कर दिए, 2 घंटे बचे। ये चीज समझ में आ गई। अभी 2 घंटे समय लगता है कम, 2 घंटे कम लगता है, तो तुम बताओ, और दूरी 480 किलोमीटर की तय की है, तो तुम बताओ हवाई जहाज की चाल तय नहीं कर सकते क्या? चाल, हवाई जहाज की चाल स्पीड बता सकते हो, है ना, बता सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय। और दूरी कितनी है, 480 है, 480, और समय कितना लगा है, 2 घंटे। तो बताओ तुम भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 किलोमीटर पर आवर। ये आप बताओ आएगा नहीं आएगा? सही है क्या? तो ये आपकी चाल आ गई। किसकी चाल है? ये हवाई जहाज की चाल है। चाल का पता लग गया मुझे, हवाई जहाज की चाल ही है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? सही है ना? बता दीजिए आप एक बार, सही है ना? अब देखो आगे सवाल पढ़ते हैं। अब वो आपसे स्पष्ट कह रहा है, देखो एक लाइन और है, तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है। सही है ना? तो तुम बताओ, रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है। मान लो रेलगाड़ी फिर वाई समय लेती है। कितना समय लेती है? वाई, है ना भाई। रेलगाड़ी मान लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, माना रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय मान लो टी है। क्या मान लेते बेटा? टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी समय लिया है मान लो, ठीक है ना। अगर रेलगाड़ी द्वारा टी समय लिया गया है, तो आप एक चीज बता दीजिए मुझे, वो स्पष्ट कह रहा है, देखो सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4/5 समय बचा लेता है। तो बताओ मैं इसका 4/5 निकाल लूं, टोटल समय का 4/5 टी समय। सही है नहीं है? 4/5 समय बचा लेता है, जो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो पढ़ना ध्यान से, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं सब लैंग्वेज को। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में, हवाई जहाज से तय करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता। तो तुम बताओ, हवाई जहाज की तुलना में 4/5 समय बचा लेता, तो या तो आप 4/5 इधर निकाल लो और 2 समय बचा लेता, 2 घंटे बचा लेता वो। समझ में आया ना? अरे हवाई जहाज ने 2 घंटे ही तो बचाए, तो हवाई जहाज ने 2 घंटे बचाए हैं, और इधर कितने बचे हैं? 4/5 समय टी का। तो दोनों में वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ऐसे टी का मान निकल जाएगा। तो तुम बताओ यहाँ पे ये 5 इधर आया तो गुणा हो जाएगा, 4 का भाग दे देंगे, तो बोलो 2.5, 2.5 घंटे नहीं आ गए क्या? 2.5 घंटे आए नहीं आए? बताओ भाई एक बार आप। सही है ना? बोलो 2.5 घंटे ही आएंगे ना। 5 दूनी 10, 10 में 4 का भाग दोगे 2.5 आएगा नहीं आएगा? तो 2.5 आपका समय आ जाएगा। यानी रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितने समय तय की गई दूरी है? 2.5 घंटे तय की है इसने। कितने तय की है बताओ? 2.5 घंटे। अगर तुम बताओ रेलगाड़ी से मैं 2.5 घंटे चलाऊं, रेलगाड़ी से अपन अगर 2.5 घंटे चले हैं, तो तुम बताओ हवाई जहाज से कितनी दूरी तय की है? हवाई जहाज से लिया गया समय कितना है? हवाई जहाज से लिया गया समय कितना है? तो हवाई जहाज से लिया गया समय बोल दो बस आप एक बार, हवाई जहाज से लिया गया समय। तो बोलो टोटल समय कितना लगता है? 4 घंटे। 4 घंटे में से 2.5 घंटा अगर मैं माइनस कर दूं तो 1.5 घंटे नहीं बचते हैं क्या? यानी मैं 1.5 घंटे तो किससे चलाऊं? हवाई जहाज से चलाऊं, और 2.5 घंटे में चलाऊं रेलगाड़ी से, और 480 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी। समझ में आया नहीं आया? आपसे पूछ क्या रहा है वो एक बार आप देख लीजिए। आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो आप बताओ ना एक बार, हो गया अपना सवाल। कैसे?
कि मुझे पता है यहाँ पे मुझे 2.5 घंटे लगे, लेकिन तुम बताओ दूरी बतानी रेलगाड़ी द्वारा, दूरी कितनी तय की, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो मुझे समय तो आ गया रेलगाड़ी का, लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल तो ही नहीं हमारे पास। अब रेलगाड़ी की चाल नहीं है तो आप बताओ ना हवाई जहाज का उपयोग कर लो। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज की चाल तो आपको पता है ना 240 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, सही है नहीं है? तो बताओ ना आप, यहाँ पे हवाई जहाज द्वारा लिया गया समय कितना है, टी बराबर 2.5 घंटे। कितने हैं बेटा? 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे हवाई जहाज से चले हो आप, सॉरी 1.5 घंटे। कितने चले हो बेटा? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे आप किससे चले हो बताओ? 1.5 घंटे आप चले हो बेटा हवाई जहाज से, और 1 घंटे में चलता हूं मैं 240 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में कितना चलूंगा आप बताओ? तो इसे गुणा कर लो, 240 है ना बेटा, दूरी तो निकालनी है आपको। तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, आप देख लेना, समझ में नहीं आया तो 240 ये 1.5 हो गया, सही है नहीं है? गुणा कर लो, बस आपका बता दो कितना आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है? तो गुणा करने पर आपका बेटा 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? 15 से गुणा करो तो है, ये पॉइंट हटाऊं तो 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी ना, तो कितना आ जाएगा बेटा? 360 किलोमीटर, ठीक है? तो 360 किलोमीटर किससे तय किए? हवाई जहाज से। तो बताओ रेलगाड़ी से कितनी तय की है? रेलगाड़ी से टोटल 480 किलोमीटर है, जो टोटल 480 है, तो बोलो रेल से कितनी तय की है? तो रेल से बताओ ना 480 में से 360 घटा दो, तो बोलो कितना आ गया बेटा? 120 किलोमीटर। यही आंसर है, 120 किलोमीटर आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है। बताओ भाई कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, सही है ना? आपको लग रहा होगा कि क्या कर दिया, पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? नहीं आया, आप घबराओ ना, मैं दोबारा बताता हूँ आपको सवाल को, आप क्यों घबरा रहे हो, सही है नहीं है? ठीक है, एक बार दोबारा देख लो आप, एक बार है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, उतार लेना आप, है ना? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर बताता हूँ, चलो समझ में नहीं आया तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ ना, आप दोबारा ध्यान सुनना। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज से, कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। समझना बेटा, ध्यान समझना, आप देखते भी रहना सामने, है ना? आपके नो उसमें स्क्रीन पर है ना, और मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, है ना? 480 किलोमीटर की दूरी में 2 तरह के वाहन हमारे पास, एक हवाई जहाज है, एक रेलगाड़ी है, और उसमें 4 घंटे लेता है, ठीक है? फिर कह रहा है यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता, सीधी सी बात है, अगर उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय की होती तो 2 घंटे बचा लेता, अपने क्या लेता? 2 घंटे बचा लेता। अरे 4 घंटे तो 2 घंटे बचाता तो 2 घंटे लग जाते उसे। तो तुम बताओ, इसमें इससे ये हो गया कि हमारी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। चाल की जरूरत क्यों पड़ी आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि यहाँ से दूरी नहीं निकलेगी, ध्यान रखना, समझ में आया ना? तो आपको क्या चाहिए? रेलगाड़ी की, यहाँ पे देखो रेलगाड़ी की चाल निकाल दी, इधर से इसका समय निकाल दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दूरी निकल गई यहाँ से, ठीक है ना? तो तुम बताओ यहाँ पे ये 240 किलोमीटर पर आवर इस रेलगाड़ी हवाई जहाज की क्या निकल गई बेटा? हवाई जहाज की चाल निकल गई। किसकी निकल गई? हवाई जहाज की चाल निकल गई। और अब तुम्हें देखना है कि हवाई जहाज की चाल तो आ गई, लेकिन हवाई जहाज चला कितना समय ये हमें नहीं पता, सही है ना? अब तुम कहो कि पूरी यात्रा हवाई जहाज से, वो तो पूरी यात्रा की है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, वो तो सोच रहा है इस चीज को, यदि ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा हुआ होता तो उसकी इस वजह से चाल आ गई हमारी, सही है ना? तो चाल का पता लग चुका है, लेकिन बताओ एक्चुअल जो समय है हवाई जहाज से मैं कितने घंटे चलाऊं ये हमें नहीं पता, ठीक है? तो हम देखते हैं, उसने एक लैंग्वेज और दे रखी, इसके लिए हमें क्या कह रहा है कि तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। देखो दोनों लाइन तुम देख रहे होंगे कि 4/5 समय बचा लेता और 2 घंटे पहले पहुंच जाता, ये दोनों बराबर है। 4/5 समय बचा लो, ये 2 घंटे बचा लो, बात तो एक ही हो गई, हुई नहीं हुई बताओ? तो दोनों वैल्यू मैंने बराबर कर दी, तो टी का मान 2.5 आ गया, तो रेलगाड़ी की वैल्यू आ गई, रेलगाड़ी का समय आ गया 2.5 घंटे रेलगाड़ी से चलाऊं मैं, तो 4 घंटे में टोटल पहुंचाऊं, तो बाकी बचे घंटे, 1.5 घंटे बचे वो मैंने हवाई जहाज से तय किए, और 1 घंटे में चलता हूं मैं 240 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में चलूंगा 360, 480 टोटल चलाऊं, तो 360 माइनस कर दो, हवाई जहाज की दूरी माइनस कर दो, आ जाएगी रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की दूरी 120 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। आपके समझ में आया नहीं आया एक बार आप बता देना कमेंट्स बॉक्स में लिख के, ठीक है ना? क्लियर है क्या? ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, आपके समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना? अब कैलकुलेशन कितनी आसान आपको करनी है आपके ऊपर है, ठीक है? वरना इतना बड़ा है नहीं, सवाल पढ़ते जाओ करते जाओ, आपका सवाल आराम से हो जाएगा। मैं मिटाल दो कि बेटा इसे, बोलो भाई, सही है ना? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार वीडियो को फिर पीछे करके फिर देखना एक बार और,
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, सही है। क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसे नहीं कि नहीं आया समझ में तो छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना और फिर करना क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 155वां क्वेश्चन। 155वां क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है ABCD एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R है, त्रिज्या क्या है, R में अंकित एक चतुर्भुज है, में अंकित एक ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है, DAB और BCD कोण के द्विभाजक क्रमशः X और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं, तो सीधी रेखा XY की लंबाई बताओ, है ना, XY। अरे भैया मैं ऑप्शन लिखता हूँ बेटे, तो वैसे ही कर लो आप, सही है, क्यों दिमाग लड़ा रहे हो, वैसे ही सही है ना, आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शन से उड़ा दो सवाल को, कहाँ फर्क पड़ रहा है बता दो आप एक बार, देखो भाई कैसे उड़ा दूँ आपसे। देखो बेटा क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है। वैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं तो देखो ये बेटा ABCD है, सही है नहीं है, ठीक है ना, वृत्त है, इसके अंदर एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना, ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं बेटा इसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। हाँ बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो आप एक बार देख लो सवाल को, क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें वृत्त के अंदर है, कहाँ पे है बेटा, वृत्त के अंदर है, ठीक है। हाँ वृत्त के अंदर है। अब अगर ये वृत्त के अंदर है, उसकी त्रिज्या उसने R दे रखी है, भाई बहुत अच्छी बात, R दे रखी है, ठीक है ना। और वो ABCD में कोण के किस किस का वो कोण का अर्धक कर रहा है, एक तो कोण है DAB और एक कोण है BCD, कोण का अर्धक कर रहा है, DAB है ना, और DAB यानी इस वाले कोण का अर्धक कर रहा है, इस वाले कोण का अर्धक कर रहा है, अर्धक, ठीक है ना। और एक किसका कर रहा है, BCD का, इसका कोण का अर्धक कर रहा है। समझ में आया नहीं आया, तो वो X और Y पर मिलते हैं, वृत्त के बिंदु किसी X और Y पर मिलते हैं, तो XY की लंबाई बताओ, दूरी बताओ। मैं कह रहा हूँ आपको ये समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर ये हो जाता 2R, मैं ऑप्शन से ही कर लेता, सही है नहीं है, क्यों कर लेता, देखो अब ध्यान सुनना मेरी बात। तुम कहो गुरुजी तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहा मैं, देखो अब तुम्हें बताता हूँ। आप एक बात बताओ, त्रिज्या R है, सही है ना, तो R स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है, आपको खूब पता है स्क्वायर क्षेत्रफल में आता है, एरिया में आता है। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही उड़ा देते हैं आप, नहीं थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्षेत्रफल में नहीं आता है क्या, है ना। मैं कह रहा हूँ स्क्वायर टर्म्स, स्क्वायर जो यूनिट है वो किस में आती है बेटा, क्षेत्रफल में आती है, किस में आती है, क्षेत्रफल में आती है। तो स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल में आती है, वो हमसे दूरी पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा। दूरी हमेशा सेंटीमीटर मीटर में आएगी, ऐसे नहीं आएगी, पावर में नहीं आती दूरी, समझ में आया ना। हाँ तो ये स्क्वायर में आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, आपको कहाँ क्या करना है, थोड़ा सा मोटा से दिमाग लगाते, हमें इसके बारे में कुछ नहीं भी समझ में आता तो भी मैं इस सवाल कर लेता। अब बताओ दो ऑप्शन बचे, सी और ए। अब ए क्यों नहीं हुआ, ए बेटा इसलिए नहीं हुआ, आप एक चीज सोच के देखो, वो त्रिज्या में कोई रिलेशन थोड़ी दे रहा है कि वो इसकी दुगनी है या फिर 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, कुछ ऐसे कह रहा है क्या। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आया नहीं आया, तो तुम बताओ ना, r+2 भी नहीं हो सकता, तो बोलो बेटा क्या आएगा, 2r आएगा, क्या आएगा, 2r आएगा। मेरा मतलब ये, जब तुम कोणों का अर्धक करोगे, कोणों का अर्धक करोगे और वो त्रिज्या r बता रहा है, तो r ये तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, 2r हो जाएगी, यही xy हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, है ना। और ये कंडीशन तब बनती है जब बेटा ये बनेगा क्या बनेगा ये, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी जाके ये दोनों लाइनें जब अर्धक करोगे तो दोनों लाइनें आपस में मिल पाएंगी, ठीक है ना। और ये अर्धक नहीं करेंगे, अर्धक करेंगे 90 डिग्री नहीं हो, अर्धक करेंगे तो ये फिर मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन बनती है, 2r अपना आंसर है। बता दीजिए कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। आपकी समझ में आया नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस सवाल को ऑप्शन से आराम से कर लेते, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलो भाई, बताओ क्लियर है क्या चीज़, ठीक है क्या, बोलो एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ इस सवाल को आप ऑप्शन से कर लेते, ये दोनों टर्म्स क्षेत्रफल वाली टर्म्स हैं, यूनिट है r स्क्वायर क्षेत्रफल में आता है, तो दोनों ऑप्शन कट हो गए, बी और डी ऑप्शन कट होते, 2 बच गए, r+2 और 2r। तो आप एक चीज़ बता दीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ी कह रहा है कि त्रिज्या 2 ज़्यादा है,
सही है नहीं है, 2 कम है ऐसे कह रहा है क्या, नहीं कह रहा है ना, तो r+2 भी नहीं, तो फिर क्या आएगा बेटा 2r आएगा। इस 2r को वो ऐसे भी लिख सकता था d, क्या लिख सकता था d। d क्या है बेटा, डायमीटर है, व्यास है, क्या है व्यास, क्योंकि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो 2r की जगह वो d भी दे सकता था ऑप्शन में, क्या दे सकता था, d। क्लियर है ना, बोलो भाई, ठीक है। तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। हाँ समझ में आया नहीं आया तो आप वीडियो को पूरी तरह बेटा पूरा कंप्लीट देखा करें, जिससे आपको कुछ हेल्प मिले। मैं आसपास चीज़ें बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा कमेंट्स जरूर करें, ठीक है ना। हाँ क्लियर है क्या, बाकी हम कल मिलते हैं। बोलो भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओके भाई ना, ठीक है।